की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। श्रम के लिहाज से देखें तो खेती किसानी एक मुश्किल भरा काम है, लेकिन वहीं आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये बेहद ही खर्चीला साबित हो रहा है। यहाँ तक कि छोटे और सीमांत किसानों के लिए कई बार इसका खर्च वहन करना उनके सामर्थ्य से परे चला जाता है। खेती के जो आदान हैं, जैसे कि खाद, बीज या फिर रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, इतने महंगे हो चले हैं कि छोटे और सीमांत किसानों के लिए ये काम मुश्किल भरा हो गया है। कई बार मजबूरी में इन्हें खेती किसानी छोड़नी पड़ जाती है। वहीं रसायनों से होने वाले कृषि से जो उत्पाद मिलते हैं वो मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, प्रकृति को तो नुकसान हो ही रहा है। इन तमाम समस्याओं का जो समाधान है, अगर किसान चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस अपनी जड़ों की तरफ वापस लौटना है, अपनी परंपराओं को फिर से अपनाना है। आज हम विचार विमर्श में बात करने जा रहे हैं ऐसे ही एक समाधान के बारे में। प्रकृति से हमें जो संसाधन मिलते हैं उसी के जरिए खेती किसानी करने की एक पद्धति है प्राकृतिक खेती। आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे। तो विचार विमर्श कार्यक्रम में आज का विषय रहेगा जड़ों से जुड़ता किसान। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कृषि मंत्रालय में सलाहकार डॉक्टर वंदना द्विवेदी, साथ ही राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र के निदेशक डॉक्टर गगनेश शर्मा, नमस्कार, और एक प्रगतिशील किसान अभय चौधरी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है विचार विमर्श के इस कार्यक्रम में। तो यहाँ पर बातचीत की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। प्राकृतिक खेती देसी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है जो मुख्य रूप से मिट्टी की सेहत पर जोर देती है। मिट्टी जितनी स्वस्थ होगी, फसल भी उतनी ही बेहतर होगी। मिट्टी में पौधों के विकास के लिए 16 तरह के पोषक तत्व होते हैं। देसी गाय के गोबर में ये सभी तत्व पाए जाते हैं। कमाल की बात ये है कि एक अकेली गाय 30 एकड़ जमीन पर खेती के लिए काफी है। देसी गाय के गोबर और मूत्र की गंध केंचुओं की संख्या बढ़ाने में भी मददगार है। केंचुए किसानों के मित्र माने जाते हैं जो फसल को बेहतर बनाने का काम करते हैं। प्राकृतिक खेती के लिए गहरी जुताई की जरूरत नहीं होती और सिंचाई भी पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है, जिससे तनों की मोटाई और पौधों की बढ़वार में इजाफा होता है। प्राकृतिक खेती में बुआई उत्तर दक्षिण दिशा में की जाती है। ऐसा करने से पौधों को सूरज की ऊर्जा और रोशनी ज्यादा समय तक मिल पाती है और उन्हें अपने लिए भोजन बनाना आसान हो जाता है। इसके अलावा कीट और बीमारियों की आशंका भी कम हो जाती है। प्रचलित तरीकों के दौरान एक खेत में जहां सिर्फ एक फसल उगाई जाती है, वहीं प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलें बोना भी जरूरी है। ये सहयोगी फसलें कीटों और बीमारियों को रोकने का काम करती हैं। इस तरह की खेती में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज मिट्टी से कम मात्रा में पोषक तत्व लेते हैं और पैदावार ज्यादा देते हैं। दूसरी ओर प्राकृतिक खेती में फसलें मौसम की विषमताओं को काफी हद तक सहन कर लेती हैं, जिससे किसान आर्थिक नुकसान से बचे रहे हैं। यानी ये तरीका फसलों को जलवायु परिवर्तन के असर से बचाए रखता है। केंद्र सरकार जैविक खेती करने वालों को आर्थिक सहायता भी दे रही है।
जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी और आइए अब बातचीत की शुरुआत करते हैं और प्राकृतिक खेती क्या है, इसके फायदे क्या है और इनसे जुड़ी तमाम बातों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। डॉक्टर वंदना द्विवेदी, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि आज के समय में जब हम बहुत ही तेजी से वैज्ञानिक दृष्टि से भी कह ले आगे बढ़ रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो फिर वापस से परंपराओं से जुड़ने की बात क्यों कही जा रही है? जो प्राकृतिक खेती है इसकी क्या खूबियां हैं कि वापस इसे अपनाने की बात की जा रही है? देखिए, प्राकृतिक खेती अपनाने की बात कई कारणों से है। हमारे पास खाद्यान्न की कमी थी तो हम हरित क्रांति लेके आए, लेकिन हरित क्रांति के कई सारे दुष्परिणाम सामने आए, जिससे हमारी धरा एकदम बंजर होती जा रही है, जल प्रदूषित हो गया, वायुमंडल प्रदूषित हो गया और खेती करना किसानों की जेब से बाहर, यानी बहुत महंगी एक वो बन गई है। तो इसलिए एक आवश्यकता है कि हम एक सस्टेनेबल, जो हमेशा किसी परेशानी के, किसी आदान को खरीदे हुए किया जा सकता है, वो है प्राकृतिक खेती। और प्राकृतिक खेती एक ऐसी पद्धति है जिससे कि जो हमारे प्राचीन काल में भी थी, लेकिन वो एक साइंटिफिक वर्जन है ये प्राकृतिक खेती का, कि हम जो गाय के गोबर, जो हमारी गौ माता है, उस गाय के गोबर और गोमूत्र से ही सारे जो इनपुट है आदानों को बनाते हैं और किसान स्वयं बनाता है, उसे कुछ खरीदना नहीं पड़ता है और वो खेती करता है। और उससे फायदे उसको ये हो रहे हैं, एक तो लागत बहुत कम हो जाएगी, पर्यावरण अच्छा होगा, जल बहुत कम लगेगा और भूमिगत जल भी खराब नहीं होगा, वातावरण अच्छा रहेगा और मानव की सेहत भी अच्छी रहेगी। बिल्कुल, बहुत सारे फायदे हैं प्राकृतिक खेती के। और ऐसे में डॉक्टर गगनेश, आपसे जानना चाहेंगे कि आप प्राकृतिक खेती की उपयोगिता को किस तरह से देखते हैं आज के इस समय में? जी, जैसे कि डॉक्टर वंदना मैडम ने कहा, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि प्रकृति, पर्यावरण, हमारी धरा, इसको अगर हमें और वातावरण को अगर साफ रखना है, स्वच्छ रखना है और हमारी जो हेल्थ है, हमारा जो सबसे बड़ी बात है स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता, और ये अगर हमें अपनी बढ़ानी है और हमारी मृदा को भी हमें अच्छा रखना है, हेल्दी रखना है। मृदा का स्वास्थ्य हो गया, हमारे जानवरों का, जितने भी जानवर हैं, हमारी गाय माता से लेके और आगे जितने भी जीव जंतु हैं, उन सब के स्वास्थ्य के बारे में अगर हमें ध्यान रखना है और प्रकृति को साफ सुथरा रखना है और हमें ये ग्लोबल वार्मिंग से भी अपने प्लैनेट को बचाना है, तो ये जो प्राकृतिक खेती है ये बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाली है और हो रही है। प्राकृतिक जो किसान हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, ये है इसके बारे में। बिल्कुल। तो एक तरफ जहां हम इन दिनों सुनते हैं कि जो खेती किसानी है उससे लोग मुंह मोड़ने लग गए हैं, खासतौर पे जो युवा वर्ग है वो आगे नहीं आना चाहता इस क्षेत्र में। हमारे सामने एक ऐसे मिसाल मौजूद हैं जिन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की है, ताइक्वांडो के खिलाड़ी है, लेकिन इसके बावजूद प्राकृतिक खेती को इन्होंने अपनाया है। क्या वजह है और इसमें उन्हें क्या लाभ, क्या फायदे नजर आए हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। तो अभय जी, हमें बताइए कि जो आपका बैकग्राउंड है वो बिल्कुल आज के युवा जो हैं उसकी एक मिसाल देता है कि उच्च शिक्षा भी प्राप्त की है आपने और खिलाड़ी भी हैं, लेकिन इसके साथ ही आप प्राकृतिक खेती से जुड़ गए, ऐसा कैसे हुआ, हमें बताएं। नमस्कार मैम, आपने मुझे इस चीज़ को बोलने के लिए मौका मिला, इसका आपका धन्यवाद। क्या था कि मैं 2019 तक दिल्ली में ही रहता था और जब मैं स्पोर्ट्स खेलता था तो 2016 में जैसे ही दिल्ली आया था तो मुझे काफ़ी मतलब भयंकर तरीके से बीमार हो गया था दिल्ली में आके। तो फिर वो सोल्व हो गया था मैटर कुछ 5-6 महीने में। लेकिन फिर मैंने ग्रेजुएशन पूरी करते करते अपना पूरा मूड बना लिया था कि अभी मुझे बैक टू रूट्स जाना है, मतलब जहाँ से मैं निकला हूँ अभी वहीं पे फार्मिंग स्टार्ट करनी है। तो उसके बाद मैंने LLB भी कर रहा हूँ और नेचुरल फार्मिंग करता हूँ अपने फादर श्री श्याम सिंह रोड जी के साथ जी। और काफ़ी अच्छे से मतलब हम नेचुरल फार्मिंग को अभी कर रहे हैं जी। बिल्कुल। अब कितने बड़े क्षेत्रफल में आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और कौन कौन सी फसलें ले रहे हैं, हमें बताएं। मैम एक्चुअली हम 10 एकड़ में नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने 6-7 एकड़ में फूड फॉरेस्ट लगाया हुआ है। अच्छा। जिसमें फूड फॉरेस्ट का मतलब ये है कि उसमें 25-30 तरह के फ्रूट्स की वैरायटीज है, मतलब आप कह सकते हैं शॉर्ट में कि एक फलों का जंगल है जी। और उसको बिल्कुल हमने एक जंगल की तरह ही मेंटेन किया है। उसमें आप अगर कभी मतलब उसमें एंट्री करेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि हम एक जंगल में घूम रहे हैं। और उसी के साथ साथ हम नेचुरल फार्मिंग में राइस की फार्मिंग करते हैं, वीट करते हैं, शुगर केन, मस्टर्ड, पल्सेस करते हैं और अपना जो फूड फॉरेस्ट है उसमें मेडिसिनल प्लांट्स लगा रखे हैं, उसी में दलहन कर रखी है।
तो मैम ये हम नेचुरल फार्मिंग में बहुत कर रहे तरह हैं। की फसलें ले रहे हैं और जिस तरह से डॉक्टर गगनेश अभय जी ने बताया कि स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हुई और यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारी दवाइयां तो मिल रही हैं लेकिन वो भी कई बार हमें ठीक कर नहीं पा रही है और इसका सीधा सीधा जो नतीजा है वो यही निकल रहा है कि हमारी जो जीवन शैली है वो जो बदलती जा रही है, इसका असर हो रहा है। तो प्राकृतिक खेती जो है वो किस तरह से सीधे सीधे हमारे मानव स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, ये जानना चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल। तो मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़रूरी है कि केमिकल रहित, केमिकल जो हमारा इनडिस्क्रिमिनेट जो यूज़ हुआ फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का और हाई यील्डिंग वैरायटीज़ जो रिलीज़ हुई, अच्छा हुआ, उससे हमारे को प्रोडक्शन तो मिल पाई और भूखमरी से हमें निजात मिली। परंतु जो बहुत अंधाधुंध केमिकल्स का स्प्रे हुआ, जो कई बार जाने अनजाने में किसान भाई या बहुत से कमर्शियल गेन्स करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए जब अधिक हम अंधाधुंध पेस्टिसाइड्स का और केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि रेजिड्यू आ जाता है, हैवी मेटल्स उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। जो हैवी मेटल्स है, या आप देखेंगे यूरिया से अमोनिफिकेशन और नाइट्रेट्स, ये सब का भी पानी के अंदर जब जहर की तरह घुल जाता है तो हमारे जीव जंतु भी, और जब हम भी उस पानी को पीते हैं या जब हम उससे बनी हुई उस जो अंधाधुंध खाद और पेस्टिसाइड जो स्प्रे किया गया है उससे बनी हुई, उससे जो प्रोडक्शन ली गई है, सब्जी हो चाहे वो खाना हो, तो वो कितना जहरीला बन जाता है। इसके जो प्रमाण हैं वो शोध के जरिए जो है ICR इंस्टीट्यूट हैं और भी R&D इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने निकाला है कि मृदा की सेहत, मृदा के अंदर जो नेचुरल जो जीव और जीवाणु थे वो खत्म होने लगे और मृदा को हम डेड देखने लगे हैं। ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर कम होने लगा है और मृदा की सेहत तो खराब हुई, साथ में हमारी जो हम प्रोडक्शन लेते हैं उसके अंदर भी हैवी मेटल्स के कण गए और जब हमने खाना खाया, जो हम खाते हैं, तो वो दूषित है और केमिकल्स के, हैवी मेटल्स का जो टॉक्सिन्स हैं वो हमारे पेट में भी जाते हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो कम होने लगी, बहुत सी बीमारियां हमें घेरने लगी। तो इस तरह से तो डॉक्टर वंदना, ये मानव स्वास्थ्य को तो हानि पहुंचा ही रही है रासायनिक खेती, लेकिन इसके साथ साथ मिट्टी की सेहत भी बिगड़ती जा रही है और मिट्टी ही खेती का आधार है। तो ऐसे में हम किस समस्या से, किस चुनौती से जूझ रहे हैं, जरा आपसे उसकी एक झांकी चाहेंगे कि ये समस्या कितनी बड़ी है कि जो मिट्टी की सेहत है वो लगातार बिगड़ती जा रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर हमने उत्पादन बढ़ा लिया है लेकिन मिट्टी की सेहत इसी तरह से अगर घटती रही तो हम इस उत्पादन को भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, गुणवत्ता तो बात की बात है। देखिए, हरित क्रांति आई तो उसमें जो हाई यील्डिंग वैरायटीज तो आई, साथ में फर्टिलाइजर का यूज बढ़ा और जब फर्टिलाइजर का यूज बढ़ता है तो इरिगेशन वाटर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है उसमें। अब क्या हुआ कि हमारे देश में सब्सिडी की भी परंपरा है, तो जब यूरिया की में सब्सिडी जाती है तो किसान को चूंकि सस्ती मिलती है यूरिया, तो यूरिया डालता जाता है। उसने ये भूल गया कि जो 16 तत्व होते हैं उनका सही मिश्रण देना चाहिए पौधों को, तभी उनकी सेहत सही रहेगी, क्योंकि कोई भी पोषक तत्व अगर कम होता है तो कुछ ना कुछ प्रभाव पौधों पर पड़ता है। तो इसलिए नतीजा ये हुआ कि हाई यील्डिंग वैरायटी थी और चूंकि पहले हमारी मिट्टी की उर्वरता बहुत अच्छी थी तो जो सॉइल से में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी थे और बैक्टीरिया वगैरह भी थे, तो उनसे सॉइल से एक्सट्रैक्ट होता रहा। तो कुछ दिनों तक तो पता ही नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे नतीजन ये हुआ कि हमारी जो मिट्टी है इसमें कई सारे पोषक तत्वों की कमी हो गई है। अब खेती महंगी इसलिए हो गई कि हमें हर तत्व बाहर से डालना पड़ता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट भी डालना है, सल्फर भी डालना है, पोटाश भी डालना है, नाइट्रोजन तो डालते हैं यूरिया के द्वारा। और साथ में एक बड़ी खराबी ये हुई कि जो हमने ऑर्गेनिक मैटर है उसको सही तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं किया, मतलब इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट नहीं किया, तो इसकी वजह से हमारी मिट्टी की सेहत खराब हो गई और इससे लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर गगनेश, आपसे हम समझना चाहेंगे कि ऐसे में जबकि यही नतीजा निकलता है कि जो रासायनिक खेती है ये हर लिहाज से हमें नुकसान पहुंचा रहा है, तो इसका समाधान यह है कि रसायन मुक्त खेती किया जाए। इसके लिए हमें जैविक खेती का रास्ता भी सुझाया गया है, प्राकृतिक खेती का भी रास्ता सुझाया गया है। अब किसानों के सामने दुविधा यह है कि जैविक खेती को अपनाएं या प्राकृतिक खेती को अपनाएं, तो हमें यही समझाएं इन दोनों में अंतर क्या है और किसान किस तरह से तय करे कि किसे अपनाना चाहिए। बिल्कुल, किसानों के सामने जो है, किसान भाइयों के पास विकल्प चाहिए, तो विकल्प देना भारत सरकार की जिम्मेवारी है और विकल्प के तौर पर सबसे पहले जैविक खेती को देखा गया। जब तो जैविक खेती शुरू किया गया। जैविक खेती का मतलब है कि
जो जितने भी आदान हैं आप बाहर से भी ले सकते हैं। जैसे हम बायो फर्टिलाइजर्स की बात करें, जैव उर्वरक जिसको हम कहते हैं, जैव रसायन जिनको हम कहते हैं, बायो पेस्टिसाइड्स हैं, वो हम बाहर से भी खरीद सकते हैं और उसको अपने खेत में डाल सकते हैं। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जैसे कि सिटी कंपोस्ट है, ऑर्गेनिक मैन्योर है, वर्मी कंपोस्ट है, उसको अपने खेत पे भी बना सकते हैं, बाहर से भी परचेज कर सकते हैं। बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स टनों के हिसाब से रिकमेंडेशंस हैं। तो इसको जब देखा गया कि जैविक खेती शुरू हुई, अच्छा हुआ, काफी 40,000 हेक्टेयर अगर 2000 में था तो अब आप देखेंगे 28 लाख हेक्टेयर के करीब एरिया है जैविक खेती में सर्टिफाइड, और पीजीएस इंडिया सर्टिफिकेशन में 8 लाख हेक्टेयर है। तो 36-38 लाख हेक्टेयर एरिया जो है वो जैविक खेती में आ चुका है। तो इसका मतलब है कि केमिकल फ्री फार्मिंग, जैविक खेती जो पहला विकल्प था उसकी तरफ किसानों का रुझान रहा, परंतु बड़े किसान ज्यादा आ पाए, छोटे किसान इसमें जुड़ नहीं पाए। तो छोटे किसानों को लागत बहुत ज्यादा लगती है क्योंकि बाहर से बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स टनों के हिसाब से डालना ये संभव नहीं हो पा रहा था। तो इसका एक और विकल्प अभी जो हाल ही में आप देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसको जब देखा और आचार्य देवव्रत जी ने जब इसको अपने आप शोध किया कुरुक्षेत्र में, तो उन्होंने पाया, हिमाचल में उन्होंने देखा, जब उन्होंने प्रैक्टिकली 2-2.5 लाख किसानों को प्रेरित किया और वो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती का मतलब है, जैसे मैंने आपको जैविक खेती में बताया कि आदान बाहर से इनपुट्स जो हैं वो बाहर से भी परचेज कर सकते हैं किसान भाई, परंतु प्राकृतिक खेती में गाय को एक आधार बनाकर, गाय का जो गोबर है, काउ यूरिन है, इससे जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत, मल्चिंग, वापसा, ये सारी चीजों को, मतलब कहने का मतलब है गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जैसे मल्टी फार्मिंग सिस्टम है, मल्टी क्रॉपिंग है, और उस अपने इकोसिस्टम को ऐसा बनाना कि वो प्रकृति के साथ चले, प्रकृति की साइकिल्स को मद्देनजर रखते हुए उसको इस तरह से बनाया जाता है कि ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ावा दिया जाए और जीवाणु जो है अपने आप पनपे, ना कि हमें बाहर से खरीद के लाने पड़े। तो यही प्राकृतिक खेती का आधार है कि यहाँ पर हम गाय के जो जितने भी काउ यूरिन है, काउडंग है, उसी से जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत ये तैयार करके अपने खेत पर ही और अपने इसी से हम अपनी खेती को करें। कुछ भी खरीदने की बाहर से जरूरत नहीं है, जो तमाम संसाधन आपके पास मौजूद है, इसी से प्राकृतिक खेती की जाती है। बहुत से प्रगतिशील किसान इसे अपनाने भी लगे हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमारे साथ ही इस वक्त मौजूद हैं अभय जी। तो अभय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि आपने अपने पिताजी का हाथ बटाना शुरू कर दिया प्राकृतिक खेती में, तो पहले जब रासायनिक खेती करते थे उससे किस तरह से प्राकृतिक खेती की तरफ आप लोग आए और दोनों में किस तरह का अंतर आपने महसूस किया? हाँ जी मैम, आने का तो ये है कि मेरे फादर ने ये डिसीजन लिया था कि वो केमिकल फार्मिंग पहले करते थे जी। फिर उन्होंने नेचुरल फार्मिंग स्टार्ट किया। उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को देखते हुए उन्होंने स्टार्ट किया था। जैसे जो मेरे दादाजी थे उनकी डेथ हो गई थी कैंसर से, और पापा की चाची जी थी उनकी भी डेथ हो गई थी कैंसर से। तो सब इन चीजों को देखते हुए ही उन्होंने डिसीजन लिया था कि अब ये नेचुरल केमिकल फ्री फार्मिंग करनी है, नेचुरल फार्मिंग करनी है। और जैसे सर ने बताया, मैम ने बताया, ये पूरा का पूरा मतलब एक सस्टेनेबल मॉडल हमने अपने फार्म पे डेवलप किया हुआ है। पूरा मल्चिंग है वहाँ पे, वापसा है, पूरा एक कंपेनियन प्लांटेशन है, मतलब ऐसे प्लांट्स लगाए हैं कि एक प्लांट दूसरे प्लांट को सपोर्ट करता है। नाइट्रोजन के लिए पल्सीज का यूज करते हैं। तो पूरा एक इकोसिस्टम बना हुआ है। मतलब वहां पे क्या है कि एक प्लांट दूसरे प्लांट को सपोर्ट करता है, एक प्लांट का वेस्ट दूसरे प्लांट का खाना होता है। तो इन सब चीजों के लिए हमने ये नेचुरल फार्मिंग का मॉडल किया, और ये तो मतलब मैं तो 100% सेटिस्फाइड हूं कि हाँ, नेचुरल फार्मिंग सक्सेस है जी, बिल्कुल सक्सेस है। और जैसे केमिकल फार्मिंग की बात करते हैं या ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, पहले तो मैं बताऊंगा कि ये केमिकल फार्मिंग का इम्पैक्ट इतना बुरा है कि हमारे फार्म पे बी कीपिंग भी हम करते हैं। 50 बॉक्सेस रखे थे। तो इस बार फार्मर्स ने थोड़ा राइस का प्राइस अच्छा था, तो फार्मर्स ने इतनी बुरी तरीके से केमिकल यूज किया कि हमारे उन 45 बॉक्सेस में से लगभग 42 बॉक्सेस तो मतलब खत्म ही हो गए। तो आप देखिए कि एकदम से रिजल्ट सामने आया। मतलब इतना बुरा केमिकल था कि जो कंपनी उस केमिकल को बनाती है वो भी ये बोलती है कि आपको ये केमिकल अगर किसी क्रॉप पे आपने डाला है तो 6 महीने तक आपको इस क्रॉप को नहीं यूज करना है, नहीं खाना है। और वही डॉक्टर गगनेश ने जिस मॉडल का जिक्र किया, बिल्कुल तस्दीक कर दी आपने अपने अनुभव से कि किस तरह से जो प्राकृतिक खेती है वो फायदेमंद है और रसायनों से कितना नुकसान हो रहा है। यहाँ पे डॉक्टर वंदना द्विवेदी, आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि डॉक्टर गगनेश ने बताया भी, जो रकबा है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, जैविक खेती
का वो काफी बढ़ गया है। इसके पीछे जाहिर तौर पर सरकार ने जिस तरह से बढ़ावा दिया, साथ दिया, इसके लिए योजनाएं लेकर आई, इसका नतीजा नजर आ रहा है साफ तौर पर। अब प्राकृतिक खेती के बारे में जानना चाहेंगे आपसे कि इस वक्त की परिस्थितियां क्या है, कितने रकबे में हो रही है और क्या किसी प्रकार का लक्ष्य भी तय किया गया है? देखिए, हम प्राकृतिक जो हमारी परंपरागत कृषि विकास योजना जैविक खेती की लेके आए थे और उसको हमने बहुत छोटे स्तर से शुरू किया था और काफ़ी, आपने जैसे डॉक्टर गगनेश में बताया, काफ़ी एरिया जैविक खेती में हुआ, प्रमाणीकरण में हुआ और बहुत सा एरिया, बहुत से प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं उससे। इसी तरह से चूंकि अब जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप स्वस्थ मिट्टी रखिए, स्वस्थ धरा रखिए, स्वस्थ वातावरण रहिए, स्वस्थ मानव रहे, और किसानों को उनका आग्रह है कि आप थोड़े से एरिया से शुरुआत कीजिए, पूरे खेत से मत शुरुआत कीजिए और स्वयं अनुभव कीजिए। तो ये एक बहुत ही सशक्त उनका वो आह्वान है और इसमें उन्होंने एक, हमारे भारत सरकार ने एक नेशनल मिशन नेचुरल फार्मिंग को एक प्राकृतिक खेती के जो राष्ट्रीय मिशन है उसका स्वीकृति प्रदान कर दी है और ये योजना लागू हो गई है। और इस योजना के तहत हम, चूंकि प्राकृतिक खेती हमारी देश की विधा ये है कि हम नवीनता की तरफ बढ़ते जाते हैं और अपनी जड़ों से दूर हो जाते हैं, चाहे वो कल्चर हो चाहे एग्रीकल्चर हो। तो इसी तरीके से चूंकि हम पहले ही करते थे नेचुरल फार्मिंग लेकिन भूल गए कालांतर में, तो अब ये जरूरी है कि किसानों को सिखाया जाए कि ये हम कैसे आदान बनाए। तो मतलब ये हैंड होल्डिंग की बहुत, ट्रेनिंग की बहुत सख्त जरूरत है। तो जो हम नेशनल मिशन लेके आए हैं उसमें हम पहले साल में किसानों को ट्रेनिंग कराते हैं, उनको अवेयरनेस करा रहे हैं और बड़े लार्ज स्केल पे करा रहे हैं। इसके लिए भारत सरकार ने एक हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मैनेज को बना दिया है, जिसने कि बहुत सारे करीब 10,000 किसान मास्टर्स ट्रेनर तैयार कर दिए हैं और लगभग 56,000 जो उनके ग्राम प्रधान हैं उनको तैयार कर दिया, उनको ट्रेनिंग अवेयरनेस दी हुई है। इस तरह से हमारा जो गाजियाबाद का नेशनल सेंटर फॉर नेचुरल एंड ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग है वो बहुत सारी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है, बहुत सारा लिटरेचर तैयार किया गया है। आप दूरदर्शन के माध्यम से पर इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। जिस तरह से जैविक खेती को लोकप्रिय बनाया गया है उसी तरह से प्राकृतिक खेती को फिर से प्रचलित करने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि रसायनों से हमें मुक्ति मिले और जो ये जहर युक्त खाना, जो भोजन हमें मिल रहा है, पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है उससे हमें मुक्ति मिले। प्राकृतिक खेती के बारे में चर्चा हमारी जारी रहेगी। इसके और क्या क्या अवयव हैं, उनकी क्या महत्ता है, क्या भूमिका है, इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल विचार विमर्श कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। देखिए दूरदर्शन किसान पर सरकार आपके साथ, शनिवार रात 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। विचार विमर्श में आज हमारा विषय है जड़ों से जुड़ता किसान, जिसमें हम आज प्राकृतिक खेती के बारे में खासतौर पर चर्चा कर रहे हैं। आइए प्राकृतिक खेती को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर गगनेश, प्राकृतिक खेती को गौ आधारित खेती भी कहा जाता है, क्या भूमिका है इसमें गाय की, पशुओं की, इसके बारे में हमें समझाएं। जी, गाय की बहुत बड़ी भूमिका है। गाय का जो गोबर है और गाय की जो काव यूरिन है, इससे देखिए गाय के गोबर से हम जीवामृत, घन जीवामृत, गुड़ मिला के और जिस तरह से हमारे ट्रेनिंग लिटरेचर हमने डेवलप किया है उसमें बहुत विस्तार से हमने सारी चीज़ें बताई हैं। किस तरह से जीवामृत बनाना है, घन जीवामृत बनाना है, किस तरह से आपको मल्चिंग करनी है,
किस तरह से आपको क्रॉप रोटेशन को फॉलो करना है, किस तरह से इस तरह से पेड़ों का हमें बैलेंस बनाना है, किस तरह से हैबिटेट मैनेजमेंट हमें अपने फार्म पे इस तरह से तैयार करना है, बड़े प्लांट्स और छोटे प्लांट्स और इसके साथ में जो इंटरक्रॉपिंग करनी है उसका बैलेंस इस तरह से बनाना है कि हमें अपने खेत में ही एक अच्छा इकोसिस्टम तैयार करना है, जैसे कि अभय जी ने बताया कि उन्होंने अपने फार्म पे कर रखा है। तो इनका एक बहुत अच्छा मॉडल है और उसमें हमने मल्चिंग के साथ साथ जब हम मल्चिंग करते हैं तो हमने इसमें साइंस का भी आधार रखा हुआ है। यही नहीं कि प्राकृतिक खेती को हम अपना ट्रेडिशन से ही जोड़ के रखें। ट्रेडिशन तो है ही है, हमारी गाय का जो काउडंग है उसको हमने यहाँ पर एक लेवरेज किया, एक मतलब स्ट्रेंथ की तरह हमें उसको यूज कर रहे हैं। परंतु इसके साथ साथ हमें साइंस की जो चीजें हैं, जो विज्ञान है, उसको भी आगे रखना है। किस तरह से हम क्रॉप रोटेशन करें, किस तरह से हम इसमें मल्चिंग करें और कैसे हमें वाटर कंजर्व करना है अपने वहाँ पर फार्म पे ही, और कैसे अपनी बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाना है। और टारगेट हमारा क्या होता है इसमें कि ऑर्गेनिक मैटर बढ़े, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़े। ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा तो ये एनर्जी सोर्स, ये फूड सोर्स बनेगा जीवाणुओं का। जो जीवाणु हम जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में बाहर से खरीद के लेके आते थे, बायो फर्टिलाइजर्स बाहर से परचेज करके, तो बायो फर्टिलाइजर्स हमारे खेत पे ही बनता है इसमें, और हमें बाहर के किसी भी रिसोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। यहाँ पर किसान भाइयों को वो अपने खेत पर ही करेंगे और किसान भाइयों से ही हमें इसको समझना भी है। प्रैक्टिकल जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी प्रैक्टिसेस को भी हम इकट्ठा करते हैं अलग अलग स्टेट से, और उसकी भी हम बुकलेट्स तैयार करते हैं ताकि दूसरे किसान भाई इंस्पायर हों, इससे वो प्रेरित हों इन सब चीजों से। जब एक मॉडल तैयार होता है, उस पे किसान काम करते हैं, सफलता मिलती है, तो जाहिर तौर पे दूसरे किसानों को भी इससे प्रेरणा मिलती है और इसी की कोशिश की जा रही है। तो गौ आधारित ये खेती है और जैसे कि आंकड़े बताते हैं कि एक गाय से 30 एकड़ जमीन पर खेती की जा सकती है। डॉक्टर वंदना द्विवेदी, ऐसे में जानना चाहेंगे कि ऐसे भी कुछ किसान हो सकते हैं, बहुत ही छोटे मझोले किसान, जिनके पास इतनी भी सुविधा ना हो कि गाय है, तो ऐसे में उनके लिए क्या किसी तरह के कुछ उपाय किए गए हैं? उन्हें किसी तरह की आर्थिक मदद मिल रही है इसके लिए? उनके लिए किस तरह की योजना है? देखिए, ये तो पता ही चल गया किसान भाइयों का कि प्राकृतिक खेती बिना गाय के गोबर और गौमूत्र के नहीं की जा सकती है। तो ये योजना जो हमारी प्राकृतिक खेती का नेशनल मिशन है, इसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो किसान प्राकृतिक खेती करेंगे सरकार की मदद के द्वारा, उनको एक साल में 5,000 रुपये 3 साल तक मिलेगा। मतलब 15,000 रुपये मिलेगा 3 सालों के दौरान में, जिससे वो ये गाय का गोबर गौमूत्र वगैरह अपने बगल के किसान से खरीद भी सकते हैं और कालांतर में वो गाय भी रख सकते हैं। कुछ स्टेट जैसे यूपी है, वो गाय के पालने के लिए 900 रुपये प्रति माह देता है। तो ये सारे जो स्टेट कई हैं, मध्य प्रदेश भी कर रहा है और दूसरे स्टेट भी कर रहे हैं, जो गाय को अपने खेत में रखने के लिए कुछ आर्थिक मदद देते हैं। तो बिना गाय के गोबर की खेती नहीं हो सकती और इसके लिए किसान इस पैसे का इस्तेमाल करके उनको ले भी सकता है। और एक भारत सरकार की एक और योजना गोबरधन चल रही है, उसमें भी आप गोबर को खरीदिए, जिससे कि जो गौ पालन या डेयरी का काम कर रहे हैं उनके यहाँ जो बाई प्रोडक्ट है गौमूत्र और गोबर है, उसका भी इस्तेमाल हो जाएगा और खेती में इसका इस्तेमाल होगा। बिल्कुल। तो अभय जी, यहाँ पर आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप भी प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करें कि जाहिर तौर पर आपने भी देसी गाय रखी होंगी। कितनी गाय आपने रखी हैं और क्या उससे मिलने वाले जो बाकी उत्पाद है, दूध है या फिर अन्य तरह के उत्पाद भी क्या आप तैयार करें? क्योंकि ये एक अतिरिक्त आमदनी का स्रोत भी किसानों के लिए बन जाता है। न सिर्फ प्राकृतिक खेती के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है, बल्कि और जो अन्य उत्पाद है उससे भी बेहतर आमदनी हो सकती है। जी अभय जी। हाँ मैम, गाय तो देखो, नेचुरल फार्मिंग अगर हम कर रहे हैं तो गाय तो इसका बेस है, मतलब गाय से ही स्टार्टिंग है नेचुरल फार्मिंग की। तो हमने पर्सनल लेवल पे 3 गायें रखी है, तो उनका काउ यूरिन और जो काउ डंक है वो हम यूज करते हैं फार्म पे। उससे जीवामृत बनाते हैं, घन जीवामृत बनाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें बनती है जो हम नेचुरल फार्मिंग में यूज करते हैं। तो हम वो भी कर सकते हैं कि जो गाय के प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जैसे कि घी हुआ, इसकी भी फार्मर अपने लेवल से मार्केट कर सकता है, वो भी एक बेनिफिट है। और मैम, मेरा वंदना मैम से एक क्वेश्चन है, जैसे हमारा केमिकल फार्मिंग में डीएपी होता है, यूरिया होता है, उस पर एक सब्सिडीज दी जाती है फार्मर को, बहुत मोटे लेवल से दी जाती है। जैसे नेचुरल फार्मिंग को तो बताया इन्होंने 5,000 दी जाती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो आप सब्सिडी वहाँ पे डीएपी यूरिया के लिए दे रहे हैं,
वो उसकी लैंड के अकॉर्डिंग फार्मर को देना चाहिए, वही सेम अमाउंट जो आप और तरीके से केमिकल फार्मिंग करने वाले फार्मर को सब्सिडीज दे रहे हैं, वो नेचुरल फार्मिंग वाले फार्मर के लिए भी होना चाहिए। देखिए, सरकार का ये मानना है कि हमें जो सब्सिडी वाले उससे बाहर आना चाहिए। किसी भी खेती की पद्धति के लिए सब्सिडी कोई वो नहीं है। आपने देखा कि सब्सिडी की वजह से ही हमारी खेत बंजर हो गए। हमने ग्रीड कल्चर आ गया देश में और यूरिया डालना शुरू कर दिया। तो किसान को स्वयं समझना चाहिए कि खेती इतनी अच्छी और हमारी पारंपरिक तरीके से ये जो भी हमारे परंपराएं हैं वो इतनी वैज्ञानिक तरीके से बनी हुई हैं कि जिसका आज हम फल देख रहे हैं कि नेचुरल फार्मिंग जो हमारी अपनी चीज़ है, प्राकृतिक खेती हमारे देश की पद्धति रही है और ये इतनी सस्टेनेबल है कि आप देखिए कि उसमें कुछ भी खरीदना नहीं पड़ता है। जो हम गाय का गोबर, गाय पालते हैं, हमें दूध मिलता है, दही मिलता है, घी मिलता है, बच्चे पलते हैं, उससे उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है। उसके गोबर और गोमूत्र से मिट्टी धरा की हमारी धरा अच्छी होती है। तो हमारा इतना अच्छा सस्टेनेबल सिस्टम है, तो इसमें हमें लगता है किसानों को सब्सिडी की आशा ही नहीं रखना चाहिए और उनको तो ये मेथड सीखना चाहिए प्राकृतिक खेती कैसे करनी है और स्वयं अपनी सस्टेनेबल बने, अपनी खेती को सस्टेनेबल करें और अपने को भी अक्षुण्ण रखें। तो इसलिए अगर सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे मानव का स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारी धरा का स्वास्थ्य अच्छा हो और हमें कम लागत में अच्छी खेती किया होगा कि इससे किस तरह से जो मानव स्वास्थ्य है उस पर असर पड़ा है, सुधार हुआ है और इसके साथ ही आमदनी भी अच्छी होती है। लेकिन कुछ किसानों के मन में तब भी संशय इस बात को लेकर है कि उत्पादन पर किस तरह का असर पड़ता है। तो अभय जी, आपका क्या अनुभव रहा, ये यहाँ पर हम जानना चाहेंगे। रासायनिक खेती के बनिस्बत प्राकृतिक खेती में उत्पादन का क्या फर्क रहा? मैम, उत्पादन का तो देखो डिफरेंस रहता है। एक्चुअली क्या है कि हम 1960 से केमिकल्स और ये डीएपी, यूरिया, ये सब चीजें यूज कर रहे हैं, तो लैंड एक तरीके से बंजर हो चुका है। अभी लैंड की कंडीशन ये है कि आप सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स उसमें नहीं डालोगे तो वो प्रोडक्शन नहीं दे रही है, ऐसी कंडीशन है। ये मैंने लाइव एग्जांपल देखे हैं। तो प्रोडक्शन अभी क्या है कि आपको लैंड को इंप्रूव करना पड़ेगा। वो जिस लेवल की लैंड थी, आपको वो चीजें, ऑर्गेनिक कार्बन जो था उसके अंदर, जो मिट्टी की गुणवत्ता थी, वो आपको वापस लानी पड़ेगी। तब तक तो प्रोडक्शन शायद आपका कम ही रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आपको आपकी मिट्टी सुधरती चली जाएगी, मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी होती चली जाएगी, तो आपका प्रोडक्शन लेवल जो है वो शायद सेम आ सकता है। जी बिल्कुल डॉक्टर गगनेश, लेकिन इसी के उलट जो अनुभव है वो आचार्य देवव्रत का रहा है, जिनका आपने अभी जिक्र किया। गुजरात के महामहिम राज्यपाल जो प्राकृतिक खेती को अपना भी रहे हैं, लोगों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। तो उनके मॉडल में जब उन्होंने घन जीवामृत का इस्तेमाल किया सीधे सीधे खेतों में, जहां पर पहले रासायनिक खेती होती थी, उत्पादन बढ़ा तो नहीं लेकिन कम भी नहीं हुआ, ऐसा उन्होंने साफ तौर पर बताया अपने अनुभव के आधार पर। और फिर साल दर साल उत्पादन फिर से बढ़ने लगा। तो ऐसे में बताएं हमें कि क्या फर्क पड़ता उत्पादन में और घन जीवामृत में? ऐसी क्या खूबी है कि उत्पादन कम नहीं होने देता? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया है। और इसका जो है, इसका सबसे लाइव जो हमने एग्जाम्पल देखा वो गुरुकुल फार्म में विजिट हुआ। हमारे माननीय सेक्रेटरी मनोज आहूजा सर, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी सर प्रियरंजन सर और हमारे जो मंत्री हैं माननीय कैलाश चौधरी जी, ये भी गए वहाँ पर। और पूरी टीम यहाँ से डीजी आईसीआर हिमांशु पाठक सर और बहुत पूरी की पूरी टीम वहाँ विजिट करने गई और मैं भी उस टीम में एक सदस्य के रूप में मुझे भी सौभाग्य मिला। और आचार्य जी स्वयं वहाँ पर थे और आचार्य जी ने प्रैक्टिकली सारी एक एक चीज़ों को बताया, किस तरह से वहाँ पर गाय आधारित खेती की जा रही है। और पहले वो भी जैविक खेती करते थे। ये एडवांटेज था उनको कि पहले जैविक खेती करते थे, जैविक खेती करने के बाद में उन्होंने प्राकृतिक खेती की तरफ शिफ्ट किया अपने आप को। तो जब प्राकृतिक खेती को उन्होंने अपनाया और हिमाचल में जब उन्होंने देखा कि जब वो हिमाचल के गवर्नर थे आचार्य जी, तो वहां उनको किसानों को देख के, किसानों ने जब प्रैक्टिकली उनसे करवाया गया तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। और तीसरे साल में नहीं, फर्स्ट ईयर में ही उनको अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो उन्होंने अपने गुरुकुल फार्म का जो है पूरा, उनके पास एक्सपेरिमेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं। उन्होंने हमें 1 घंटे की जो प्रेजेंटेशन भी दी और प्रेजेंटेशन में ये देखा गया कि फर्स्ट ईयर में भी उन्होंने, क्योंकि उनका ऑर्गेनिक कार्बन जो था वो 0.5% से ऊपर था और धीरे धीरे तीसरी साल में आके 1% के करीब और 1.5, जहां 0.7 था 1. तो ऑर्गेनिक कार्बन का इतनी स्पीड से बढ़ना, ये जीवामृत, घन जीवामृत, यही सारी चीजें उन्होंने बताई। परंतु इन सबको किसान भाइयों को बनाना है
और बना के ऐसा नहीं कि 1 महीने बाद डालना है, उनको हर हफ्ते उसको स्प्रे करना है। कैसे इस बेस पे करना है, शायद कुछ इसमें जोड़ना चाहेंगे। मैं ये जोड़ना चाहूंगी, जीवामृत जो बनता है वो गाय के गोबर, गोमूत्र 20-20 किलो लेके और 2-2 किलो गुड़ और बेसन डाल के उसको फर्मेंट करते हैं क्लॉकवाइज करके और ढक के रखते हैं उसे, तो इस तरह से बनता है। लेकिन जो घन जीवामृत है वो उसमें जैसे आपने मान लीजिए 200 किलो गोबर लिया और उसमें 20 किलो जीवामृत डाला आपने, उसको मिक्स करने के बाद सुखा दिया, फिर उसको कूट लिया, तो क्या हुआ, एक फ्राइबल मतलब एक भुरभुरा सा बन गया, फर्टिलाइजर बन गया। उसमें होता क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बायो फर्टिलाइजर जिसे हम लोग बहुत ज्यादा गल्फ के बाद के समय में हमने बायो फर्टिलाइजर बहुत प्रमोट किया है, तो वो उसका काम करता है। जो आप 200 ग्राम डालते थे, आपने इतना 200 किलो डाल दिया वो बना के, और कोई लागत नहीं लगी आपकी, और 1 एकड़ के लिए 200 किलो पर्याप्त है। तो ये जो डालने से ऑर्गेनिक कार्बन वगैरह बढ़ेगा, और मेन जो एक्टर है जिसे हम लोग पूरा श्रेय नहीं देते हैं, वो है हमारे जमीन के अंदर मौजूद सूक्ष्म जीवाणु। हर तत्व के लिए स्पेसिफिक सूक्ष्म जीवाणु भगवान ने बनाए हुए हैं, और जमीन के अंदर चुपचाप काम करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, फास्फोरस पोटेशियम सॉल्बलाइजेशन करते हैं, पोटेशियम का करते हैं, जिंक का रिलीज करते हैं। तो ये सारे तरह तरह के जो जीवाणु हैं, जितना ऊपर खेती नहीं है उतनी जमीन के अंदर खेती होती है इन जीवाणुओं के द्वारा। तो यही एक इसका सूत्र है जिसकी वजह से प्राकृतिक खेती बहुत सक्सेस होने वाली है। इसके जो बड़ी चीजें होती हैं उनका इम्पैक्ट धीरे धीरे होता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक। जीवाणुओं को जो है, सूक्ष्म जीवाणु जो है, उन्हें भी पूरा श्रेय जाना चाहिए। डॉक्टर वंदना द्विवेदी का कहना, तो इनकी भूमिका के बारे में थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। तो डॉक्टर गगनेश जानना चाहेंगे, ये जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, ये जिस तरह से कार्य करते हैं, वो किस तरह से भूमि के अंदर जो एरेशन है उसको बढ़ाते हैं, उससे फर्टिलिटी बढ़ती है, उर्वरता बढ़ती है, इसके साथ ही जो नमी है उसे किस तरह से बरकरार रखते हैं, ताकि जो कहा जा रहा है कि जो कम पानी वाले इलाके हैं वहां भी प्राकृतिक खेती सफलतापूर्वक की जाती है। तो इस भूमिका के बारे में भी हमें बताएं यहाँ पर। बिल्कुल, जो देखिए सारा के सारा हमारा शरीर भी जीवाणुओं से ही चलता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बहुत बड़ी भूमिका है जो हमें समझनी होगी, और प्राकृतिक खेती इसको हमें बार बार समझाती है और बताती है, और प्रैक्टिकली हो भी रहा है। तो देखिए जीवाणु जो है, जैसे डॉक्टर वंदना ने बताया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। आज आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में, मैंने एक बीपा का कॉन्फ्रेंस अभी अटेंड किया हैदराबाद में, तो वहां मुझे पता चला कि वेस्कुलर आर्बोस्कुलर माइक्रोराइजा, व्यायाम की बहुत बड़ी भूमिका है। जो माइक्रोराइजा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे हमारे एजोटोबैक्टर है, ये तो चलो एक सिंगल नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन से, राइजोबियम है, तो इसमें अनगिनत बैक्टीरिया, जब हम गाय का काउ डंग, काउ यूरिन, इन सब का कॉम्बिनेशन गुड़ के साथ मिलके जब इसको एनर्जी मिलती है, इसको ताकत मिलती है, कई गुना माइक्रोब्स, जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ जाते हैं, तो जब ये एक साथ खेत में जब ये बढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, जो लॉक्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो सोल्यूबलाइज होंगे, रिलीज होंगे, और वेस्कुलर आर्बोस्कुलर माइक्रोराइजा जो रूट्स के गुच्छे हैं वो भी बनेंगे, और वैम जो है ये अपने रूट्स के अंदर सप्लाई करेगा न्यूट्रिएंट्स की। ये साइंस है, और न्यूट्रिएंट्स को जब सप्लाई करेगा तो पौधा जो है ये इसको नेचुरल जो जितने भी हमारे मिनरल्स हैं, बैलेंस न्यूट्रिशन है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करेगा, और पौधा हरा भरा और अच्छा होगा, उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है मिट्टी की तो अच्छी होगी, साथ में पेड़ की भी अच्छी होगी, और जब उसके जो फल आएंगे वो भी न्यूट्रिशन से भरपूर होंगे, क्वालिटी होंगे, और इस तरह से ये सारा जो इकोसिस्टम है ये कार्य करता है। और आपने बात की जो पानी की, मल्चिंग जब हम करते हैं, आप देखेंगे जब हम यूरिया अगर डालते थे तो केंचुए, देखिए मल्चिंग का ये है कि जो भी हमारे यहाँ पर सूखा, जैसे पराली है, पराली को जलाते हैं हम लोग, तो पराली को रखें, उसका इस्तेमाल करें, मल्च करें बीच में, उसमें वीड की ग्रोथ भी रुकती है, मॉइस्चर कंजर्व होता है, और जितने भी जीवाणु हैं वो बहुत स्पीड से पनपते हैं, और न्यूट्रिएंट का रिलीज भी धीरे धीरे होने लगता है। तो ये एक सबसे बड़ी चीज है। और दूसरा है कि जो केंचुए हैं, देखिए हम वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं, तो जब हम ये मल्चिंग करते हैं और जब हम केमिकल से निजात हटा देते हैं यूरिया को, तो ये आप देखेंगे जितने भी वॉर्म्स हैं वो वॉर्म्स खेत में खुद पनपने लगते हैं, और ये टनलिंग करते हैं, और जो छेद बनते हैं उसमें जब आप देखेंगे पानी रिटेन होता है, जो छिद्र होते हैं उसमें एक अच्छी जो हमारा स्ट्रक्चर है,
सॉइल का, मिट्टी का, वो इतना अच्छा बन जाता है कि सभी जीवाणुओं के लिए एक घर के रूप में काम करता है और न्यूट्रिएंट्स के लिए भी पानी भी कंजर्व होता है। तो ये सारा एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम बन जाता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर द्विवेदी ये बताएं कि बारानी इलाके जहां पर खेती किसानी बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, वहां के लिए प्राकृतिक खेती किस तरह से वरदान साबित हो सकती है, और जिस तरह से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, इलाकों का चुनाव किस प्रकार से किया जा रहा है? क्या उनमें बारानी इलाकों को शामिल किया जा सकता है? साथ ही जिस तरह से डॉक्टर गगनेश ने इससे पहले बताया कि आचार्य देवव्रत का उदाहरण देते हुए बताया कि जैविक खेती के बाद जब प्राकृतिक खेती को अपनाया गया तो ज्यादा उसमें फायदा हुआ, उत्पादन की जो कमी है वो महसूस नहीं की गई, क्योंकि रसायनों से छुटकारा पहले से ही उन खेतों को मिल चुका था। तो क्या इलाकों का चुनाव इस आधार पर किया जाए तो ज्यादा फायदा मिलेगा? देखिए, चाहे जैविक खेती हो या नेचुरल फार्मिंग हो जी, ये दोनों ही पद्धतियां जो ऐसी हैं कि जिसमें पानी की कम जरूरत पड़ती है। तो जो वारानी इलाके हैं, रेन फेड है एरिया है, उसमें ये दोनों ही, हमारी पॉलिसी ये कहती है कि आप पहले वहां करिए या उन एरिया में करिए जहां पर कम पानी, इरिगेशन सिस्टम ही नहीं है, तो ऐसे एरिया में करिए। वारानी इलाकों के लिए ये जो रेन फेड एरिया है उसके लिए इतनी अच्छी है ये खेती कि देखिए हमारी इस प्राकृतिक खेती में दो चीजें हैं। एक तो है आच्छादन, जी, मतलब बीजामृत, घन जीवामृत तो है ही, आच्छादन है, और एक वाष्पा है। तो आच्छादन जैसे डॉक्टर गगनेश ने बताया कि आपके पास जो भी ट्विग्स हैं, पेड़ों की छाल है या टहनियां हैं, उन सबसे आच्छादन कर दीजिए। तो जो सनलाइट की वजह से केचुआ ऊपर नहीं आता, वो दिन रात ऊपर नीचे करता है, टनस बनाता है। तो दूसरी बात ये है, उससे ऑक्सीडेशन भी कम होता है। तो जो हमारा कार्बन का ऑक्सीडेशन, हमारी सॉइल तो टेम्परेट रीजन में है ना, तो हम लोग ऑक्सीडेशन बहुत होता है, इसकी वजह से कार्बन हम लोगों का कम हो जाता है। बहुत डिफिकल्ट है कार्बन कंटेंट मेंटेन करना, क्योंकि हम ऐसे रीजन में हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमारा वापसा है, वापसा ये कहता है कि आप पानी जो है, जो हमारी हरित क्रांति थी ना, वो फ्लडेड इरिगेशन था जी, किसान ने पानी लगा दिया, ट्यूबवेल चला के सो गया जाके। तो लेकिन इसमें क्या करते हैं, हम कम पानी देते हैं या एक के बाद एक रो बदल बदल के देते हैं, जिससे कि क्या होता है, कुछ गीला है कुछ सूखा है। तो जो हवा और नमी दोनों साथ साथ जड़ों में जब पहुंचती है, तो जो जैसा इन्होंने बताया ना, एरेटेड नॉन एरेटेड जो बैक्टीरियाज होते हैं उनका इस्तेमाल होता बिल्कुल। है। अभय जी, क्या आपने भी सिंचाई की व्यवस्था में कुछ बदलाव किए हैं प्राकृतिक खेती को अपनाने के बाद? मैम, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा फूड फॉरेस्ट है या और भी क्रॉप्स हैं जी, अभी हमारे फार्म पे अगर पहले 100% पानी का यूज होता था, तो अब 20 to 25% पानी का यूज कर रहे हैं। पूरा हमने जितना भी प्लांट्स लगाए हैं, जितनी भी क्रॉप्स लगाते हैं, वो एक बेड सिस्टम पे लगाते हैं, मतलब ऊंचाई पे लगता है, और खेत के 20% पार्ट में ही पानी चलता है, और बहुत जल्दी से पानी का, मतलब आप पानी को बहुत कम यूटिलाइज करते हैं, पानी बचता है। ये तो बेहद ही अच्छी बात है। साथ ही पराली का क्या करते हैं? पराली को हम मतलब और किसानों के लिए एक समस्या है, लेकिन हम क्या करते हैं, और किसानों के यहाँ से भी पराली को इकट्ठा करते हैं, अपना फार्म का जितना वेस्ट होता है उसको मल्चिंग में यूज करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मल्चिंग को हटाते हैं ना, तो बहुत भुरभुरी मिट्टी और मॉइस्चर वाली मिट्टी निकल के आती है, जिसमें केचुए होते हैं, बहुत जीवाणु होते हैं। अगर आप उसकी फ्रेगनेंस, मतलब आप उसको सूंघेंगे ना, तो एक फ्रेगनेंस उसमें से आपको आएगी, मतलब वो मिट्टी जो सौंधी खुशबू की बात की जाती है, वो असली खुशबू मिलेगी अगर प्राकृतिक खेती को अपनाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर विचार विमर्श कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी प्राकृतिक खेती से जुड़ी चर्चा हमारी जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श, जिसमें आज हम प्राकृतिक खेती पर चर्चा कर रहे हैं। विषय है हमारा जड़ों से जुड़ता किसान। जी हां, किसान जड़ों से जुड़े तो फायदा ही फायदा है, ये प्राकृतिक खेती ने साबित कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही प्राकृतिक खेती से जो उत्पाद मिलता है, अगर उसका वाजिब दाम ना मिले तो फिर क्या फायदा। ऐसे में मार्केटिंग की भूमिका अहम हो जाती है और उससे पहले बारी आती है सर्टिफिकेशन यानी प्रमाणीकरण की। तो तमाम इन विषयों पर आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ एक प्रगतिशील किसान मौजूद हैं जो खुद प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, अभय जी बताएं हमें कि प्राकृतिक खेती के जरिए जो उत्पाद आपको मिल गया, क्या उसके बेहतर भाव मिल रहे हैं आपको? क्या कर रहे हैं आप इन उत्पादों का? मैम, हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारे फार्म का जो भी प्रोड्यूस है जी, हम एक तो उसको प्रोसेस करें, मतलब उसका वैल्यू एडिशन करें, वो बहुत जरूरी है एक फार्मर के लिए। और वैल्यू एडिशन करके आप उसमें ब्रांडिंग ऐड कर सकते हैं और एक एंड कंज्यूमर को आप सप्लाई करिए। तो मुझे लगता है कि हम डबल ट्रिपल प्राइस पे उसको, मार्केट जो मंडी प्राइस है उसको 2 गुना 3 गुना रेट पे बेच सकते हैं आसानी से। तो किसानों ने एक लाइन बनाई हुई है कि हमें उगाना है और मंडी में डाल के आ जाना है वापस। वहां पे बात होती है एमएसपी की। अगर किसान वैल्यू एडिशन, ब्रांडिंग ये सब करेगा तो वो एमआरपी की बात करेगा और यही एक सॉल्यूशन है। मतलब एक किसान अभी कभी भी अपने रेट तभी तय करेगा अगर वो वैल्यू एडिशन करेगा और एंड कंज्यूमर को प्रोडक्ट देगा। तो इसको लेके भी मेरे मैम से कुछ सवाल थे। जरूर मैम, जैसे कि नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी एक अलग अलग कंसेप्ट बन चुके हैं जी। तो मुझे तो नहीं लगता कि नेचुरल फार्मिंग के लिए अभी कोई सर्टिफिकेशन का सिस्टम हमारे सिस्टम में है। अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग के तो काफी एजेंसीज हैं जो प्रोवाइड करती हैं, लेकिन फिर भी चलो सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फार्मर्स को। चलिए पहले सर्टिफिकेशन के मसले को ही सुलझाते हैं, इसी पर बात करते हैं। और इसका एक लाभ ये भी होता है डॉक्टर वंदना, जब एक उपभोक्ता देखता है कि सर्टिफाइड प्रोडक्ट है तो ऑर्गेनिक जो है, जैविक उत्पाद जो है, उसे तो पहचान जाता है, अच्छे भाव उसके मिल जाते हैं। लेकिन एक उपभोक्ता कैसे पहचान करे कि ये प्राकृतिक खेती से तैयार उत्पाद है? प्रमाणीकरण की क्या व्यवस्था है इसमें, बताइए। देखिए, प्रमाणीकरण चूंकि अभी इसी वर्ष से हम लोगों ने जैविक प्राकृतिक खेती की शुरुआत की है, अभी तक हम जैविक खेती कर रहे थे। तो प्राकृतिक खेती के लिए भी हमारा जो नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग है, डॉक्टर गगनेश यहाँ पे हैं, ये एक सर्टिफिकेशन, प्राकृतिक खेती के सर्टिफिकेशन पर कार्य कर रहे हैं और बहुत जल्दी एक सर्टिफिकेशन सिस्टम आ जाएगा जिसके द्वारा जो हमारे प्राकृतिक खेती के उत्पाद हैं वो सर्टिफाइड होंगे। हमने एक लोगो भी तैयार किया है, एक टैगलाइन भी तैयार की है, जिसके माध्यम से ब्रांडिंग वगैरह करा के और उसको प्रोडक्ट को मार्केट किया जाएगा। तो जब ब्रांडिंग होती है, लोगो लगा होता है और वो अंडर कंट्रोल सर्विलेंस होती हैं चीज़ें, तो फिर जो उत्पादक, जो हमारे कंज्यूमर हैं, उनको एक विश्वास आ जाता है कि ये अच्छा प्रोडक्ट है। बिल्कुल। तो डॉक्टर गगनेश, क्या हम उम्मीद करें कि जल्द ही ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? क्या प्रक्रिया चल रही है, बताएं। प्राकृतिक खेती के ऊपर जो सर्टिफिकेशन सिस्टम है, इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया भारत सरकार के द्वारा, और कमेटी ने उसका जो रिपोर्ट है, जो ड्राफ्ट नेचुरल फार्मिंग स्टैंडर्ड्स हैं हमारे नेशन, मतलब ये आपको जानकर बहुत खुशी होगी, अभय जी को भी, सभी किसान भाइयों को, कि हमारे देश में ये पूरे विश्व के लिए भी एक बहुत अच्छी बात होगी, एक नई बात है कि हमने अपने नेचुरल फार्मिंग के स्टैंडर्ड्स को ड्राफ्ट बनाया है। क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग का सर्टिफिकेशन का बेस क्या है? स्टैंडर्ड्स है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के स्टैंडर्ड्स तो जैविक खेती के बने हुए हैं, वो हमें सभी पूरी कंट्रीज को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। तो ये प्राकृतिक खेती के स्टैंडर्ड्स अभी तक बने नहीं थे। तो नेचुरल फार्मिंग के स्टैंडर्ड्स को तैयार किया गया, ड्राफ्ट बना दिया गया है कमेटी के द्वारा, और सर्टिफिकेशन सिस्टम आसान, जो किसानों के द्वारा, किसानों के बिल्कुल खेत के पास ही ये जो सिस्टम है प्रमाणीकरण का, ये उनको विकल्प वहां पर लोकल फॉर वोकल की तरह, कि मतलब लोकल लेवल पर ही प्रमाणीकरण की प्रक्रिया शुरू हो, किसान के द्वारा खुद ही प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाया जाए। इसके लिए ट्रेनिंग महत्वपूर्ण होगी और हमारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसानों को इसके लिए एजुकेट किया जाए, उनको मोबिलाइज किया जाए, और एक ऐप आधारित, हमने आईटी के भी टूल्स का इस्तेमाल किया है। अच्छा। मोबाइल ऐप, जैसे कोविन ऐप था ना वैक्सीनेशन के लिए, उसी तरह से प्रमाणीकरण में भी हम एक ऐप का इस्तेमाल करेंगे, कोशिश करेंगे, और वो ड्राफ्ट सबमिट कर दिया गया है। अब उसको हमें एंडोर्समेंट चाहिए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की, कृषि मंत्रालय जब उसको एंडोर्स कर देंगे तो हम उसको फटाफट जो है
उसका पोर्टल बना के ऑनलाइन सिस्टम तैयार करके मोबाइल ऐप के साथ में किसान भाइयों को वो पेश किया जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर अभय जी मैं ये जानना चाहूंगी कि प्राकृतिक खेती जो है वो परंपरा आधारित खेती तो है ही, लेकिन इसके साथ ही वैज्ञानिक आधार भी इसमें शामिल है। ऐसे में इसे अपनाने के लिए जाहिर तौर पर ट्रेनिंग प्रशिक्षण की बेहद आवश्यकता है, जैसे कि डॉक्टर गगनेश और डॉक्टर वंदना द्विवेदी ने भी बताया। तो क्या आपने भी इसके लिए प्रशिक्षण हासिल की है प्राकृतिक खेती को अपनाने से पहले? मैम ये मेरे फादर ने 2017 में इसका नेचुरल फार्मिंग के लिए प्रशिक्षण लिया था, फिर 2019 में मैंने लिया था। और मैं एक्चुअली पूरे इंडिया में घूमता रहता हूँ, फार्मर्स का एक्सपीरियंस लेता हूँ, जितने गवर्नमेंट के ICR वगैरह है वहाँ पे भी जाता रहता हूँ जी। तो मतलब सबका एक्सपीरियंस लेता हूँ, तो सब चीजें दिख जाती हैं कि क्या हमें, तो घूम घूम के मैंने एक्सपीरियंस इकट्ठा कर रखा है कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन मेरा मैम से एक क्वेश्चन था और सर से भी था कि सर ये सर्टिफिकेशन बन रहे हैं, सब चीज अच्छी है, लेकिन बहुत सारी एजेंसीज हैं जिनके ऊपर बैन लग जाता है। मतलब आप एक सिस्टम जो है पूरा वो अंदर से मतलब थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे। वहाँ पे मतलब फार्मर को सर्टिफिकेशन मिल जाता है, फिर पता चलता है कि वो बैन लग गया, वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाता, रेस्ट्रिक्शन बढ़ जाते हैं हमारे उत्पाद पे। तो एक जो प्रक्रिया है ये थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि कोई भी फार्मर को एक आसानी से सर्टिफिकेशन मिल गया, लेकिन सर्टिफिकेशन तो नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक का है, वहां पे हो कुछ और रहा है। तो मुझे लगता है कि इसको लेके बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर वंदना द्विवेदी क्या बताना चाहेंगे? ये बात दुरुस्त व्यवस्था की जरूरत है। ये हम आपसे बिल्कुल सहमत हैं कि कई बार हमारे यहाँ चीटर्स बहुत होते हैं, और इतना बड़ा देश है इसलिए एक फुल प्रूफ सिस्टम तो बनाया गया, लेकिन फिर भी लोग आगे आगे चलते हैं और इस तरह की चीटिंग करते हैं। तो हमारा हम इस बात का एक मतलब एक संज्ञान लेंगे कि जो हमारे सर्टिफिकेशन जो एक्सपोर्ट है, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है जो कि अपीडा के द्वारा होता है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, उनको भी इस बात का आह्वान करेंगे कि भाई आप जो इस तरह के लोग हैं जो गलत प्रोडक्ट को ले जाते हैं किसानों से उठा के और फिर वहाँ पे डंप करा देते हैं, तो किसानों को नुकसान होता है, देश की भी बदनामी होती है। तो इस पर आप कड़ा एक्शन लें। जो इस तरह के सर्टिफिकेट CBs हैं, जो सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं, उन पर कड़ा एक्शन ले। और हमारा जैसे PGS है, ये तो इंडिजीनियस है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है नेचुरल जैविक खेती का। इसी तरह से हमारे नेचुरल फार्मिंग में लेके आ रहे हैं। तो हमने जो जैसा डॉक्टर गगनेश ने बताया कि लोकल जैसे दूर से चीज़ों को मॉनिटर करना डिफिकल्ट है, लेकिन हम पास में ही खड़े हैं, पास ही है हमारा खेत, हमारा ऑफिसर भी पास ही बैठा हुआ है और वो देख रहा है दिन रात उस खेत को, तो वो सही सर्टिफिकेट ही मिलेगा। तो ये, और दूसरा ये फार्मर टू फार्मर भी है, तो किसान जो है जागरूक हों, और वो अगर इस तरह की कोई गलती हो तो वो जरूर शिकायत करें इस बात के लिए, और भारत सरकार भी इस पर एक्शन लेगी कि इस तरह के कार्य आगे ना हो। तो बेहद ही चुस्त दुरुस्त व्यवस्था तैयार की जा रही है कि जो किसान है वो आगे आए और प्राकृतिक खेती को अपनाए, उसके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही तमाम तरह की जो कोशिशें हैं उन्हें जागरूक करने के लिए वो किए जा रहे हैं। ऐसे में अब किसानों की बारी है प्राकृतिक खेती को अपनाने की। इस चर्चा में शामिल होने के लिए डॉक्टर गगनेश, डॉक्टर वंदना द्विवेदी और अभय जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ विचार विमर्श कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगर आप विचार विमर्श कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव भेजना चाहते हैं तो आप हमें मेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID है vicharvimarsh08@gmail.com। इसी के साथ विचार विमर्श की आज की कड़ी में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।